हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने पिछली क्लास में छोड़ा था उससे जस्ट आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। आपको पता है कि जब अंग्रेज़ देश में आए ना, तो उनके लिए मेन जो था 3 प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। तो जब इनको रेगुलेट करना होता तो इनको थोड़ी दिक्कत होती थी कि हम कैसे चीज़ों को रेगुलेट करें। तो उसमें लगभग सारी प्राइवेट एंटिटी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट का इंटरफियर होना चालू हो जाता है। तो जब प्राइवेट एंटिटी हुआ करती थी, इन्होंने क्या किया, बैंक स्टार्ट किया। तो सबसे पहले इन्होंने कोलकाता में ही अपना सारा सेटअप किया था। तो 1806 के आसपास इन्होंने बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से चीज़ें स्टार्ट की, या कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक का नाम रखा था उसका, ठीक है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक इन्होंने रखा था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से 1806 में स्टार्ट किया, ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। फिर इन्होंने क्या किया, मुंबई में स्टार्ट किया। मुंबई में 1840 में स्टार्ट किया इन्होंने, जिसका इन्होंने नाम रखा था बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक रखा 1840 में। फिर उन्होंने क्या किया, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, ये चालू किया 1843 में। कई बार आप देखते होंगे कि एसबीआई अपने आप को कहता है कि हम 1806 से काम कर रहे हैं, ठीक है, जबकि एसबीआई का आप देखोगे तो नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ, ठीक है। तो देखेंगे हम इसमें कि क्या था पूरी कहानी। अब हुआ क्या, 1921 आते आते ना इन तीनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं। 1921 में इन तीनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, और बनाते हैं हम क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनता है, 1931 में। क्योंकि तो 3 अलग अलग बैंक हो रहे थे, तीनों प्राइवेट थी, लगभग तीनों में शेयर होल्डर एक सेम ही हुआ करते थे, तो इनमें दिक्कत होती थी रेगुलेट करने में। तो एक तो 1806 में कलकत्ता वाला खुला था, फिर 1840 में बॉम्बे वाला खुल गया, और 1843 में आपका मद्रास वाला खुल गया था। इन तीनों को 1931 में मर्ज कर दिया जाता है। तीनों को एक साथ करके क्या किया जाता है, आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, ठीक है। यही चल के आगे आपका क्या बनता है, एसबीआई। अब इसका काम क्या था कि ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करना, मतलब जो यहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था, सारा हैंडल करना सेंट्रल लेवल पे भी और वैसे भी, ठीक है। बट ये मैनेज कर नहीं पाते हैं, यहाँ पे आईबीआई मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसके एवज में कंपनी एक चीज़ स्टार्ट की जाती है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। ये 1931 में 21 में बना, करीब 10 साल 12 साल 13 साल चलता रहा, बट बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। जब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था तो अंग्रेजों को क्या लगा, यार इसके लिए ना अलग से एक रिजर्व बैंक होना चाहिए जो रेगुलेट करना, मतलब रेगुलेशन वाला काम से बस एक अलग से एंटिटी करे। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया था आरबीआई। तो इसी तरह इन्होंने बनाया। आरबीआई एक 1934 में आया था, तो 1 अप्रैल 1934 को, 1935 को बेसिकली हुआ, ठीक है। आरबीआई एक 1934 आया था। तो इन्होंने क्या किया, आरबीआई की स्थापना कर दी। क्यों, देखो पूरी हिस्ट्री समझोगे ना तो कहानियाँ थोड़ी अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। कहानी क्या थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक बना 1806 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक बना 1840 में, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक बना 1843 में। तीनों बैंक अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है, तीनों बैंक अलग अलग काम कर रहे थे, बट रेगुलेशन में बड़ा दिक्कत होता था। तो इन्होंने क्या किया, एक टीम बना दी, इसको मर्ज करके, क्या, आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1921 में। इसके बाद क्या किया कि ये अच्छे से काम करे, मतलब रेगुलेशन भी करे और अच्छे से मैनेज भी करे चीज़ों को, मतलब काम भी करे, बैंक एज ए बैंकिंग जो काम होते हैं वो भी करे, ठीक है। तो ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। क्यों, आप सोच के देखो, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कहता है कि आप इतने % से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, इतने % ज़्यादा ये काम नहीं कर सकते, कौन कौन से आप काम कर सकते हो, कौन कौन से काम नहीं कर सकते, और कौन बताता है आपको, सारी की सारी काम जो है आरबीआई के द्वारा बताया जाता है, राइट। अब सोचो बैंकों को ही छोड़ दिया जाए कि कितने % लोन देना है, इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, बैंक ही डिसाइड अपना कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो सकता है कोई बैंक 50% इंटरेस्ट रेट लेना चालू कर दे, हाँ। कोई बैंक ऐसा भी हो सकता है कंपटीशन कहे कि यार लोग 12% 14% ले रहे हैं, हम क्या कहते हैं 6% लेते हैं, है ना। तो ऐसे बैंक के डूबने के चांसेस भी हो जाएंगे, क्योंकि डी रेगुलेशन होगा तो बैंक मनमानी तरीके से चीज़ें करेंगे और डूब सकते हैं बैंक। तो एक झटका हो सकता है। तो 1921 में जब एक साथ सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहे थे, तो कायदे से हैंडल इन्होंने कर नहीं पाए। तो क्या हुआ, आरबीआई को बनाया गया 1 अप्रैल 1934 में। अच्छा, कई बार पूछ लेते हैं किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दोस्तों आपको आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अभी जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, क्या इसको ख़त्म कर दिया गया, नहीं, ख़त्म नहीं किया गया।
इसे जो रेगुलेट करने वाली, मतलब जो एक ऑब्जर्वर वाली स्टेटस था वो हटा के इनको दे दिया गया। ये भी प्राइवेट कंपनी थी, सरकारी नहीं थी। आरबीआई या सरकारी है ना, नहीं, ये भी, इसका भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया दोस्तों 1949 में। 1 जनवरी 1949 को इसका भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण इसको बोलते हैं। तो इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। कब, 1 जनवरी 1949 को। तो जो प्राइवेट थे इससे पहले ना, प्राइवेट लोग जो शेयर होल्डिंग थी वो हटा दी गई, बस फुल्ली किसका कंट्रोल हो गया यहाँ से। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी हम कई बार बोलते हैं ना, पब्लिक का मतलब होता है सरकार। सरकार किससे बनती है, लोगों से बनती है। और जो पब्लिक कंपनियां बनती है किसका पैसा होता है, जो टैक्स पेयर होते हैं ना। तो इसलिए हम कई बार देखते हैं PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट या अंडरटेकिंग बोल देते हैं हम लोग, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्राइवेट हटा दिया, गवर्नमेंट आ गया। ठीक, अब इसका क्या हुआ, IBI का क्या हुआ। तो देखो IBI दोस्तों ऐसे चलता रहा। 1955 में आके इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, SBI। कई बार SBI का आप ऐड दिखेंगे तो उसमें बोलते हैं हम सबसे ओल्डेस्ट बैंक हैं इंडिया के। ओल्डेस्ट क्यों, ये कहते हैं हम 1806 से एग्जिस्ट करते हैं। इनके पूर्वज अपने पूर्वजों को मानते हैं। ये कहते हैं हम 1855 में पैदा नहीं हुए, हमारे पूर्वज तो ये थे, CPB थे। कब, 1806 में। तो हम कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1806 से एग्जिस्ट कर रहे हैं। भले ही हमारा नाम ही तो चेंज हुआ है, बट हमारी न्यू तो 1806 में पड़ी थी। इसलिए अब कई बार देखोगे SBI के ऐड में भी आ जाता है कि हम बहुत पुराने बैंक हैं, 200 साल पुराने हमारा इतिहास रहा है। बेसिकली SBI के ऐड कभी देखेंगे तो आता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली। अब क्या करते हैं, RBI के बारे में स्टार्ट करते हैं। RBI की स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। एक टर्म समझेंगे हम लोग, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो ये नीचे वाली लाइन आते हैं, यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा इधर ही लिख देते हैं ना। इसको रहने, इसको नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। मैंने एक कंसेप्ट कल बताया था आपको पिछली क्लास में, तरलता। याद है आपको, तरलता को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चल इसका एक हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तरलता हेडिंग डाल के, लिक्विडिटी ब्रैकेट में लिख के ना इसकी हेडिंग लिख लीजिए, लिक्विडिटी। ठीक है, इसका हेडिंग लिख लीजिए, इसमें मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए थोड़ा। किसी परिसंपत्ति को नकदी में परिवर्तित करने, किसी परिसंपत्ति को नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता, किसी परिसंपत्ति को नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता जिसमें हानि और समय न्यूनतम हो, तरलता कहलाती है। किसी परिसंपत्ति को नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता जिसमें हानि और समय न्यूनतम हो, तरलता कहलाती है। ठीक है, अब लिक्विडिटी मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था, क्या बताया था, कैश की तरलता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो अकाउंट में पैसा रखा है उसकी होती है, उसके अलावा गोल्ड की तरलता होती है, उसके अलावा संपत्ति एसेट्स की होती है, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हो आप। ठीक, अब तरलता का मतलब क्या होता है, जैसे कैश की तरलता जो है दोस्तों गोल्ड से ज़्यादा है नहीं, है कि नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ, सर आपने ये टर्म तो लिख दिया, इसका क्या मतलब होता है। सिंपल सा मतलब होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको अचानक से 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई। कितने की, 10 लाख रुपए की, है ना। अगर आपके पास 10 लाख चाहिए, आप कैश रखे रहोगे तो तुरंत काम कर लोगे। अकाउंट में है तो क्या करना पड़ेगा, अकाउंट में जाकर निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा आसान कौन सा होगा, आप सोच के बताइए, ज़्यादा आसान कौन सा होगा आपके लिए। अकाउंट में रखा है तो आपको निकालने में समय लगेगा। आज मान लीजिए सैटरडे है, संडे है, राइट, तो बैंक बंद है, आप ATM से 10 लाख रुपए तो निकाल नहीं पाओगे। तो क्या करोगे आप, बैंक जाके अगले दिन निकालोगे, तो एक दिन का समय लगा। समय और हानि आपको देखिए मैंने लिखाया होगा, आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले लिखा है, समय और हानि। ठीक है, तो यहाँ पर समय का लॉस हो रहा है, आपकी चीज़ें जो आप सेम डे करना चाह रहे हो कि 10 लाख की मुझे अभी जरूरत, अभी काम है, वो शायद ना हो पाए। बट कैश है तो क्या होता, तुरंत हो जाता। इसमें एक दिन का समय लग सकता है। अब गोल्ड है,
अब गोल्ड अगर आपके पास 10 लाख का है मान लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सोन उनके पास ले जाओगे, मतलब कोई भी जेवल्स स्टोर होगा वहाँ ले जाओगे, फिर वो मेल्ट करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, फिर कहेंगे भैया हम तुरंत के तुरंत नहीं देंगे, ये थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें प्रोसेसिंग होगी, तो हम इसको भी तुरंत नहीं भुना सकते। और गोल्ड में मतलब बड़ा झंझट वाला है, अकाउंट से तब जाके डायरेक्ट जाके चेक भरा आपने, तुरंत पैसा भर दिया और तुरंत दे भी देंगे, ये तुरंत नहीं देते। आपके पूरे सोने को मेल्ट किया जाता है, उसके बाद उसको टेस्टिंग की जाती है कितने कैरेट का है, देन फर्दर प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जाके दे भैया ये मेरे 10 लाख का सोना है, ये रख लो, मेरे को 10 लाख दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मूवी में देख लो कि मेरे जेवरात गिरवी रख दिए, गिरवी रख के मैंने ये कर लिया, वो सोनार करते थे जो गाँव वाले होते थे। बट अगर आप स्टैंडर्ड जाएंगे, जैसे तनिष्क वगैरह ये सब जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, आपका ये मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद इसकी कैरेट की चेकिंग करते हैं, कितने परसेंट इसमें गोल्ड है ये भी चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू आपको दी जाती है, ठीक है। तो सबसे जल्दी हम क्या कर सकते हैं, काम यूज़ कर सकते हैं कैश का, उसके बाद किसका कर सकते हैं, जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उसके बाद जो गोल्ड है उसका, एसेट्स का। अब मान लेते 10 लाख की आपकी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन आपने खरीद रखा है, मकान खरीद रखा है, तो क्या आप उसको तुरंत भुना पाओगे, नहीं। आप खोजोगे, ग्राहक आएगा, लेन देन होगी, कम ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ना आप जाके बेच पाओगे, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो आप देखो इसमें आपको समय कम लगेगा, इससे कम, इससे ज़्यादा थोड़ा सा ये लगेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसमें सबसे ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि तरलता का मतलब लिक्विडिटी, मतलब इसको कैश में आप जितनी जल्दी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा कि कैश की तरलता सोने से ज़्यादा होती है, या फिर ये बना रखा है। अगर आपने थोड़ी रीजनिंग भी पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ा होगा, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, राइट। इधर जिधर कम होता है एक लेस होता है, इधर जिधर मुँह खुला होता है उसको हम ज़्यादा बोलते हैं, तो इधर याद रखिएगा, ठीक है। तरलता इनकी ज़्यादा होती है। अब मैं पढ़ाने वाला था आपको एक टर्म जिसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। ये तरलता वाले में मुझे पढ़ना था, बट ये अभी जस्ट कॉन्सेप्ट याद है तो मैंने सोचा आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है। एक टर्म होता है रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है दोस्तों कि आरबीआई क्या करता है, लोन देता है बैंकों को, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, लोन देता है बैंकों को। मैंने एरो बना दिया तो याद रखिएगा, लोन, ठीक है। किसको देता है? बैंकों को देता है। अब आप सोच रहे हो कि यार हम लोग लोन ले लेते हैं, इंडस्ट्रीज लोन ले लेती है, बैंक कैसे लोन ले रहे हैं? बैंक को लोन की क्या ज़रूरत है, बैंक तो उल्टा लोन देता है। बट दोस्तों बैंक जो लोन देता है तो उसके लिए भी तो उसके पास पैसे होने चाहिए ना। हम क्या करते हैं, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 मिडिल क्लास आदमी इतना ही रखता है बैंक में, ज़्यादा 50,000 रख लेते हैं हम लोग, वो भी बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली लोग रखते हैं। उतने पैसे बैंक लोन दे के तो राजा हो नहीं जाएगी, तो क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है। जब आरबीआई से लोन ले रही है तो बैंक को क्या देना पड़ेगा? जैसे आप लोन लेते हो तो क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो मान लेते इसने 6% इंटरेस्ट रेट लगा दिया। कितना? 6%। आरबीआई कहता है यार मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कमाना है, मुझे 5%, 6% दे दोगे तब भी चल जाएगा। अगर बैंक आपसे इनको 6% दे रहा है, ठीक है, ठीक है, बैंक इनको 6% दे रहा है, तो आगे चल के भी तो लोगों को क्या करेगा, ये लोन देगा। मान लेते हैं हमने क्या किया, इनसे लोन लिया, आप यहाँ पे थे, आप लोन ले गए, ठीक है। आप इसी पैसे का आपने क्या किया, लोन ले लिया। अब आपने जब लोन लिया तो आप भी इनको इंटरेस्ट दोगे। आप कितना दोगे? मिनिमम मान लो तो कम से कम 10% तो दोगे। तो आरबीआई को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे? 4% का। अब बताओ आरबीआई ने अपने घर से कुछ लगाया? नहीं, बस ऑफिस खोला, मैनेज किया। सॉरी, आरबीआई का बैंक, ठीक है। एसबीआई लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा ना समझने में, एसबीआई मान लेते हैं। तो एसबीआई के घर से कुछ लगा? नहीं। एसबीआई के लिए तो और आसान हो गया ना। देखो एसबीआई को बैठे 4% मिल गया। किससे लिया? बैंक, आरबीआई से लिया, बोला तुमको भैया 6% दे देंगे, ठीक है। लोग जमा करते हैं तो उनको 3%, 4% देते हैं, बट आरबीआई को थोड़ा ज़्यादा दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब इनके पास आ गया बैंकों के पास, तो इन्होंने 4% के मार्जिन में 10% पर लोन दे दिया। अब इस बंदे को लोन मिल गया, पर्सनल लोन ले लिया मान लो। अब ये जाके क्या खरीद रहा है? एसी, टीवी, फ्रिज, ठीक है, और भी घर के माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन, गैस, चूल्हा सब खरीद रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब ये खरीदारी मार्केट में जा के करेगा तो इससे क्या होगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, घटेगी? डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन होता है, समझते हो आप? इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होता है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा एक खेल चलता है। कैसे वो समझा देते हैं अभी। मैंने आपको एक बताया था कि देखो अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं, खरीदने वाला एक है, तो ये आपसे बार्गेनिंग कर लेगा। आपके पास मान लेते हैं 10 ही चीज़ें थी, बट खरीदने वाले 200 हो गए, तो आप रेट बढ़ा देते हो ना।
यार 200 लोग खरीदने वाले हैं, मेरे पास 5 ही क्वांटिटी बची है, तो हम क्या करते हैं जो 100 रुपये की चीज़ है 150 बेचते हैं, क्योंकि 200 में से कोई ना कोई तो ले जाएगा 150 का। एक बंदा आया बोला हम, आपने बोला 150, बोला ठीक है दे दो। दूसरा आया, आपने कहा यार मैंने उसको 150 बोला, उसने बार्गेनिंग नहीं की। अगले वाले को बोला 200 रुपये, बोला ठीक है दे दो। आपको समझ में नहीं आ रहा है यार, पहला 150 बोले वो भी ले गया, 200 बोले ये भी ले गया, 3 ही बचा है मेरे पास, अब क्या करूँ मैं, 300 कर देता हूँ। आपने कहा 300 कर दिया। फिर एक इसमें से आया, आपने बोला 300, बोला ठीक है दे दो कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मैं जितना महंगा दे रहा हूँ तब भी खरीदे जा रहे हैं। क्यों? रीजन क्या होता है कि बायर ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट में, सेलर कम हो जाते हैं, तो उनको लगता है जो भी मिल जाए पहले खरीद लेते हैं। नहीं तो हो सकता है कि फिर वो कई बार ऐसे गाड़ियों को देख लो, जैसे वैगनार जैसी गाड़ियाँ होती है ना मिडिल क्लास लोगों के लिए, इसके लिए नंबर लगाना पड़ता है। नंबर मतलब बुकिंग करानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि 50 गाड़ियाँ रखी है सेम मॉडल की जो आपको चाहिए और उसकी आप जाके बुकिंग कराओगे कि बुकिंग कराइए मेरे बाद 1 महीने बाद आएगा। नहीं, जो पहले से अवेलेबल उसके लिए बुकिंग नहीं होती। बुकिंग किसके लिए होती है? जो अवेलेबल नहीं है, आने वाली है या आएगी बुकिंग करने के बाद। डिमांड का एक ही बुरा खेल होता है, ठीक है। कई बार आप मॉल में जाओगे, बाइक खरीदने, बुलेट खरीदने जाओगे, कार खरीदने जाओगे, तो कहेंगे सर इसकी बुकिंग करानी पड़ेगी, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे यही कंडीशन हो जाता है। तो हमने समझा कि आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन देता है, बैंक क्या करते हैं, हमको लोन देते हैं। हम क्या करते हैं फिर टीवी फ्रिज एसी सब खरीदना चालू कर देते हैं, कार लोन, होम लोन, ये सब घर खरीदना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा टर्म लेते हैं, आरबीआई ने कितना लोन रखा था, 6%। एक फिर से रखते हैं रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने फिर से लोन दिया किसको, बैंक को, ठीक है। कितना परसेंट दिया, ये बार आरबीआई ने बोला मैं 8% का लोन दूंगा। कह रहा है बैंक कहता है अरे माई बाप का है हमारी ज़िंदगी ले रहे हो, तो कहता है नहीं नहीं हम 8% ही लोन देंगे। फिर क्या होगा, इसमें ये लोग क्या करते हैं उसके बाद, अब यहाँ पे फिर से आप बैठे हो क्या करने के लिए, लोन लेने के लिए। अब जब बैंकों के यहाँ पे 2% ज़्यादा लोन देना पड़ रहा है तो बैंक क्या करेंगे, यहाँ पे कितने % लोन देंगे, बैंक कहेंगे नहीं अब हम 14% पे 14% के ब्याज पे लोन देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे 14% के ब्याज पे लोन देंगे तो क्या आप एसी टीवी फ्रिज होम लोन लेना चाहोगे? पहले आपको कितने मिल रहा है, 10%। तो यहाँ पे मान लेते हैं 100 लोगों ने लिया था लोन, ठीक है। तो क्या यहाँ पे भी 100 लोग लेंगे ये वाले लोन? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्याज दर बढ़ गया। तो पहले वाले अगर लोगों को पता रहे कि पहले 10% मिलता था, अब 14% हो गया, तो लोग यहाँ पे चीज़ें कम कर देंगे। तो हो सकता है 40 लोग ही खरीदें, ठीक है। 40 लोग ही जाए मार्केट में लोन लेने के लिए, मतलब बैंक से लोन लेने के लिए। बैंक से लोन लेने के बाद हो सकता है एसी टीवी जो भी खरीदना है इनको 40 लोग ही खरीदें, जब पहले जहाँ 100 लोग खरीद रहे थे। तो अब उसके बाद क्या होगा, डिमांड बढ़ी कि घटी? डिमांड दोस्तों घट गई। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, 5 सामान है, एक खरीदने वाला आया, ठीक है। तो ये बार्गेनिंग पावर है इसके पास कि नहीं है? ये कहेगा भैया हमको दो इतने का। यहाँ पे क्या था, 200 लोग थे, 5 ही था, तो अपने मन क्या किया उसने, पहले 150 बेचा, फिर 200 बेचा, फिर 300 रुपये का बेच दिया, ऐसे ही 400 500 करके बेच दिया इसने, क्योंकि खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे, बेचने वाले कम थे। अब यहाँ पे बेचने का आपके पास 5 आइटम है और खरीदने वाला बस एक ही है। आप इसमें से एक ही आइटम लेना है उसको, और आपके तब भी 4 बच जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने कहा इसको 100 रुपये का है, बोला 80 का दोगे? आपने बोला नहीं, तो बोला नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसके पास कोई बायर है ही नहीं, और एक झक मार के मुझे क्या करेगा, देगा। आप थोड़ा देर आगे रास्ते पे गए, बोला भैया सुनो 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 सुनो, उसके बाद क्या कहा, ठीक है 80 का ही ले जाओ। तो आपने क्या किया, बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ गई। सेम कंडीशन आपका यहाँ पे प्ले होगा। डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी? नहीं, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल होता है। देखो, डिमांड अगर ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई आपकी कम है, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। डिमांड अगर कम है, सप्लाई अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो डिमांड सप्लाई का ये खेल पूरा चलता है। चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। हाँ, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर डिमांड कम सप्लाई कम, ठीक है, ये भी तो कह सकते हो आप कि डिमांड कम हो सप्लाई कम हो, या डिमांड ज़्यादा है सप्लाई ज़्यादा हो। आप देख लो एक चीज़, ऐसे नहीं होती। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो जिस रेट पे उसमें महंगाई दर चल रही होगी, जैसा मार्केट चल रहा होगा एकदम सेम एट चल, मतलब 100 रुपये की डिमांड थी, 100 रुपये आप 100 यूनिट की डिमांड थी, 100 यूनिट आप सप्लाई कर रहे हो, तो जो मार्केट में रेट चल रहा है वही चलता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिमांड नहीं है, 50 यूनिट की डिमांड हो गई, ठीक है, सप्लाई भी कितनी हो रही है, 50 यूनिट की, तो सेम वैसे ही तो रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये दिमाग मत लाइएगा कि सर ऊपर ऊपर बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, नीचे नीचे आ रहा है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में नहीं लानी है ना। चलिए,
अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई कि आरबीआई महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है। कई बार आपने सुना होगा रघुराम राजन जब हमारे गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, इवन उर्जित पटेल थे, तो उर्जित पटेल जब थे तो उन्होंने क्या किया था, मॉनेटरी पॉलिसी लाई थी। तो उनका टारगेट था क्या, इन्फ्लेशन कितना करना, 4 + -2। इसका मतलब ये था कि हमारा जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर रहेगी वो 2% रहेगा और मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, 6। मतलब 4 में से -2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4 + 2 तो 6। उन्होंने कहा था कि हम 2 से 6% के बीच में क्या करेंगे, महंगाई दर को रखेंगे। अच्छा, महंगाई दर की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो जो चीज़ें आपसे 10 साल पहले आपको सकता है 10 रुपये में मिलती रही होगी, आज वो 70-80 रुपये में मिलती होगी। आप एक बार सोच के देखिएगा, 70-80 रुपये में आराम से मिलती है। जो पान बेसिकली लोग खाते हैं ना, पहले 50 पैसे या 25 पैसे का मिलता था, आज वही पान 5 रुपये का हो गया, राइट। तो महंगाई बढ़ती रहती है ऑटोमेटिक, 6% मिनिमम बढ़ती ही बढ़ती है महंगाई। अच्छा, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे किसान लोग होते हैं, थोड़ी चीज़ें अगर महंगी नहीं होंगी तो फिर उनको अपने जीविकोपार्जन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो महंगाई जरूरी होता है, इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे, तो अच्छा लगता है ना, चीज़ें बढ़ती धीरे धीरे। तो ठीक है, इसमें एक इफेक्ट और होता है। यहाँ तो हमने इंसानों के बारे में सोच लिया ना, लेकिन यहाँ से 2 चीज़ें और होती हैं। मालूम है क्या, मान लेते हैं सेम कंडीशन रखते हैं, आरबीआई ने क्या किया, लोन दिया बैंकों को। बैंकों ने लोन हमको तो दिया था, लेकिन इसके अलावा भी किसी को बैंकों ने लोन दे दिया। किसको दे दिया दोस्तों, यहाँ से इंडस्ट्रीज को लोन दे दिया। किसको, इंडस्ट्री, कारखाने, फैक्ट्री को लोन दिया। जब यहाँ पे फैक्ट्री को लोन दे दिया, ठीक है, बहुत सारा पैसा देंगे, तो फैक्ट्रियाँ क्या करेंगी, फैक्ट्रियाँ दोस्तों प्लांट बैठाएंगे अपना। जब प्लांट बैठाएंगे तो क्या, किसकी जरूरत होगी, लोगों की। तो उसमें क्या मिलेगा लोगों को, रोजगार। ठीक है, तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम रखता तो बैंकों के पास लोन, बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से लोन ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आरबीआई कहते हैं कि 6% का, चलो 4% ले लो, तो बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे लोन ले लेंगे आरबीआई से कि भैया और ज़्यादा दो, और ज़्यादा पैसा दो, और ज़्यादा पैसा दो। ये पैसा किसको देंगे, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, टीसीएस को, टाटा को, ठीक है, बिरला को, जिनको भी देना, अडानी अंबानी सबको। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, प्लांट बैठाएंगे, उसमें क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है, अगर ये कम होता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में तो रेपो रेट अगर कम होता है, रेपो रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो मान लेते हैं अगर रेपो रेट कम हो गया तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, महंगाई भी बढ़ सकती है और रोजगार भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप देखोगे महंगाइयाँ जब बढ़ती हैं तो रोजगार भी बढ़ने चाहिए। बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स से ही कहते हैं, इकोनॉमी ये कहते हैं। रघुराम राजन का क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा होता था कि भैया महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार ही गायब हो रहे हैं मार्केट से। कई लोग क्या होते हैं, मतलब कई बार ऐसा कहा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बट वो ठीक है, अलग मुद्दा है, हम इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ते जाएंगे तो समझेंगे। अच्छा, एक दूसरा कंडीशन और देते हैं, सेम कंडीशन है। आरबीआई ने क्या किया, 8% का कर दिया लोन, मतलब इंटरेस्ट रेट कर दिया, रेपो रेट 8% कर दिया। अब बैंकों के पास पैसा लेने के कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे 14%, पहले 10% इंटरेस्ट रेट रखा था इन्होंने, अब 14% रख दिया। तो इंडस्ट्री कम इंटरेस्ट रेट होती है, कहेंगे नहीं यार 14% तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हम नहीं लेंगे पैसा। जब ये पैसा नहीं लेंगे तो प्लांट बैठाएंगे नहीं, प्लांट नहीं बैठाएंगे। जब प्लांट नहीं बैठाएंगे तो रोजगार मिलेगा, सोच के देखिए, रोजगार मिलेगा नहीं, रोजगार भी नहीं मिलेगा। क्यों, जब प्लांट ही नहीं बैठा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, एक बार सोच के देखिए ना। जब प्लांट बैठता तब तो हमें रोजगार मिलता ना, है कि नहीं, करेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, इसको बोलते हैं आरबीआई की कठोर मुद्रा नीति। कठोर मुद्रा नीति में क्या करते हैं ये लोग, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का कम हो जाता है, प्लस इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। तो कई बार आरबीआई इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि महंगाई जब बहुत तेज़ी से बढ़ती है ना, तो उसको कम करने के लिए। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो बैंकों के पास, बैंक कम लोन लेंगे तो बैंक कम लोन लोगों को देंगे भी, चाहे हमको दे चाहे इंडस्ट्री को दो, तो कम हो जाएगा, तो रोजगार भी कम हो जाएगा। अगर महंगाई कम करेंगे तो रोजगार भी कम होगा, प्लस महंगाई भी कम होगी, दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। ठीक है, रेपो रेट अगर मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि हमें महंगाई पहले कंट्रोल करनी थी, तो महंगाई को कंट्रोल करने के चक्कर में रोजगार भी कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब रोजगार भी घट जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन घटाना था, रोजगार घट गया। इससे उल्टा भी होता है। आरबीआई ने क्या किया, ठीक है, 4% का रेपो रेट दिया किसको, बैंकों को, मतलब लोन सस्ता दे दिया, तो इनके पास पैसा आ गया। ठीक है, आरबीआई से पैसा ले लिया बैंकों ने। बैंकों ने क्या किया, इंडिविजुअल को भी, इंडस्ट्री को भी दिया, हमको भी दिया, सबके पास पैसा आ गया। हमने ये टीवी, फ्रिज, सारी एसी खरीदना ये सब चालू कर दिया,
इंडस्ट्री ने क्या किया, प्लांट लगाना चालू किया। अब यहाँ पे क्या होगा, महंगाई धीरे धीरे मार्केट में बढ़ना चालू हो जाएगी, लेकिन रोज़गार देखो, रोज़गार भी मिलना चालू हो जाएगा। तो ये अपने भाई बहन जैसे हालत होती है इनकी, ये बढ़ेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेंगे तो रोज़गार भी नहीं बढ़ेगा, सेम की कंडीशन होती है। तो इसलिए देखोगे आप, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन एक लेवल से बढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, आरबीआई की थोड़ी संरचना पढ़ेंगे, गवर्नर कौन होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।